चैप्टर है मिसलेनियस प्रोविज़न। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भाई प्रोसीडिंग कैन नॉट इनिशिएटेड अंडर द एक्ट अनलेस अ प्रॉपर नोटिस टू दिस इफेक्ट हैज़ बीन सर्व अपॉन इन दिस कंटेक्स्ट। आंसर बताओ। पहला पॉइंट कि व्हाट आर द प्रिस्क्राइब मोड ऑफ सर्विस ऑफ सच नोटिस। सेकंड है ऑन होम शुड द नोटिस बी एड्रेस एंड सर्व अपॉन इन द केस वेयर द असिस्ट एज अ डिजॉल्व फ्रॉम अ डिजीज पर्सन एंड अ पार्टीशन एचयूएफ। पहला क्वेश्चन किया भाई सर्विस ऑफ नोटिस ऑन समन और रिक्वेशन और ऑर्डर और एनी कम्युनिकेशन विद दिस एक्ट मे बी मेड बाय डिलीवरिंग और ट्रांसमिटिंग अ कॉपी देयरऑफ टू द पर्सन नेम देयरिन बाय पास्ट कुरियर सर्विस या फिर अप्रूव बाय जो भी जीबीसी वेरिएबल होगा उसके हिसाब से, या फिर उस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ने कुछ मैनर प्रोवाइड कर रखे होंगे कि भाई फॉर द पर्पज सर्विस समन करके बोलो तो उसके हिसाब से करने, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बोल रखा होगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी भेज सकते हैं बाय एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन। फोर्थ पॉइंट बाय एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द रूल्स स्पेसिफिकेटेड ऑन दिस बिहाफ, तो उसके बिहाफ भी भेज देंगे। अब सेकंड पॉइंट ने बोला था कि भाई किसी किसी भेज सकते हैं। पहला अगर डिसॉल्व फॉर्म में तो किसे भेज सकते हैं नोटिस एनी पर्सन हु वाज अ पार्टनर। ठीक है, इमीडिएटली बिफोर डिसोल्यूशन। माइनर नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, डिजीज पर्सन है तो द लीगल हायर अथॉरिटी। पार्टीशन एचयूएफ का हो गया तो लास्ट मैनेजर ऑफ एचयूएफ और इफ ही इज डेड मेंबर ऑफ द एचवाइल एचयूएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तेरा है आनंद क्या है एचयूएफ का एचयूएफ है करता है एचयूएफ का। ठीक है, ही मर जाता है, ही डेड लिविंग बिहाइंड हिज मेजर सन प्रेम and his widow, his grandmother and brother of his. Can the chief retain its status as such or the surviving person would become co-owners? इसका आंसर है भाई देख पहली बात इट इज़ नॉट नीड मोर देन वन मेल मेंबर। ठीक है, जॉइंट फैमिली may consist of a single male member not mandated that consist of at least two male member. So therefore the property of the joint Hindu family does not cease to belong to the family merely because the family is represented by a single co-partner who possesses the right which an owner of a property may possess. Therefore the HUF would retain its status as such। अभी समझ में आया, मतलब अभी तक फैमिली की यूनियन में HUF का स्टेटस अभी भी बना हुआ ही है क्योंकि एक मेल से ही चल जाएगा काम। चैप्टर है तेरा पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। बस एक ही क्वेश्चन है, बाकी जो दो क्वेश्चन है वो रिटर्न प्रैक्टिस कर ली जरूर है क्योंकि मिस रिपोर्टिंग इनकम अंडर रिपोर्टिंग इनकम वाले साइज क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई देख क्वेश्चन क्या है, कैन द डिपार्टमेंट लॉन्च प्रोसिक्यूशन इन अ केस वेयर दे हैव एक्सेप्टेड द रिवाइज रिटर्न फाइल्ड बाय द एसएससी रेक्टिफाइंग अ मिस्टेक इन द ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की बात चली, प्रोसिक्यूशन में भेज देंगे। मैंने बोला नहीं, क्यों, क्योंकि द कोर्ट ऑब्जर्व दैट सिंस द डिपार्टमेंट had accepted the revised return filed under section 189 subsection 5, so it was clear that there was a bona fide mistake in the original return and there was no element of mens rea. Therefore the high court held that the department cannot launch prosecution under section 276C, 277 और 278। आंसर खत्म। अब चैप्टर तेरा गार है। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है तेरे को, पहले देख ले, देख भाई ये तेरे को बताना है टैक्स डिवीजन टैक्स मैनेजमेंट है क्या है। कंपनी ने इंस्टॉल कराया एयर कंडीशनर जिसकी 75,000 रुपये की कॉस्टिंग थी। ठीक है, कहाँ पे, डायरेक्टर के रेसिडेंस पर। ठीक है, एज पर द टर्म ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, बट treat it as a fitted in a quality control section in the factory. This is with the objective to treat it as a plan for the purpose of a computing depreciation। अब तो इस केस के अंदर हम मानेंगे टैक्स डिवीजन है। क्यों, क्योंकि एयर कंडीशनर जो है रेसिडेंस ऑफ द डायरेक्टर के उसमें करा है एज पर द टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट वुड बी फर्नीचर क्वालिफाइंग फॉर डिप्रेशन एट द रेट ऑफ 10%। वेयर एज अगर वो एयर कंडीशनर फैक्ट्री में लगाता तो उसे हम वुड बी प्लान क्वालिफाई फॉर हायर डिप्रेशन एट द रेट ऑफ 15% मानते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये हायर डिप्रेशन क्लेम करना चाहते हैं क्योंकि फैक्ट्री के अंदर जब तू लगाएगा एयर कंडीशनर तो ये प्लांट के उसमें आ गया है ना, प्लांट की डेफिनेशन में। तो प्लांट की डेफिनेशन में क्या रेट 15% है ना, तो देयरफॉर द ये क्या चाहते हैं कि हमारा रिड्यूस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कम हो जाए एंड कंसिक्वेंटली हमें टैक्स पे करना पड़े ड्यू टू दिस। तो ये जो एयर कंडीशनर जो फिटेड करा है द रेसिडेंस ऑफ अ डायरेक्टर करना चाहिए था एज अ प्लान, बट इसने नहीं करा। इसने क्या करा, फिटेड एट द फैक्ट्री कराया। वो टेंट अमाउंट टू फर्निशिंग ऑफ अ फॉल्स पर्टिकुलर विद द टेंट टू इवेड टैक्स। क्योंकि इसने फैक्ट्री में लगा रखा था और कह दिया कि भाई हमने तो डायरेक्टर के रेसिडेंस पे लगाया है, तो जो कि गलत है। ठीक है, ये पर्पस ऑफ टू अटेम्प्ट एवेड टैक्स है। सेकंड क्वेश्चन ये चॉइसेस मेड बाय द कंपनी क्या चॉइस कर रही है कि भाई या तो हम एसेट खरीद लें लीज पर या तो उसे
पूरा खरीद ले, परचेज पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर, या तो लीज पे ले ले, या तो हम परचेज करके डेप्रिसिएशन क्लेम कर ले। तो ये इट इज़ अ चॉइसेस मेड बाय द कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उसने क्या करा, सेलेक्ट करा है लीज पर लेना, बट विद द लीज रेंट पेमेंट बीइंग हायर देन डेप्रिसिएशन, जो कि लीज रेंट लेगा तो हायर वो जो है ज़्यादा वो टैक्स लायबिलिटी उसे कम पे करने पड़ेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो कम मिलेगा, लीज रेंट ज़्यादा पे मिलेगा। तो इसके अंदर बताओ कि डिसअलाउ जो कि एज एन एक्सपेंस अंडर गार माना जाएगा या नहीं, गार के अंदर इसे डिसअलाउ करेंगे या नहीं, जो कि आंसर है नहीं, क्योंकि कार प्रोविजन वुड नॉट अप्लाई इन अ केस वेयर द टैक्सपेयर मेनली मेक अ सिलेक्शन आउट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल टू हिम अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विच इज एलिजिबल एंड सेटिस्फाई द स्टिपुलेटेड कंडीशन। कहाँ मना कर रहा है भाई इनकम टैक्स के अंदर कि भाई तुम बस लीज पे ही लोगे या फिर बस परचेज ही कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है ना उसके पास, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। तो इसके अंदर गार नहीं लगने वाला, ठीक है। इवन इफ द चॉइस ऑफ द सच ऑप्शन रिजल्ट इन अ लोअर टैक्स लायबिलिटी द सेम इज अ रिजल्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। समझ में आ गया, गार बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, थोड़ी ना भाई ये काम करने से इनकम टैक्स के अंदर जो गार लगा देगा, ठीक है। एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है भारत लो टैक्स जुडिक्शन के अंदर, ठीक है। लो टैक्स जुडिक्शन के अंदर इनकॉर्पोरेट करी गई है कंपनी, और इक्विटी दिखा दी कि भाई इतनी इक्विटी है। ये इसलिए पर्पज़ क्रिएट करी गई है जिससे कि वो सामने वाले को लोन दे सके, समझ में आ गया, एट द रेट ऑफ कुछ भी परसेंटेज की जगह से, क्यों, जिससे कि वो हायर क्लेम डिडक्शन सामने वाली कंपनी कर सके। तो इसके अंदर ये जो अरेंजमेंट है ये राउंड ट्रिपिंग वाले, क्योंकि दिस अरेंजमेंट इन्वॉल्व राउंड ट्रिपिंग ऑफ द फंड्स, ठीक है। इवन द फंड्स एमिनेटिंग फ्रॉम द कंपनी आर नॉट ट्रेस बैक टू द कंपनी इन दिस केस, मतलब ये जो ट्रिपिंग ये जो है गार एप्स पे एप्लीकेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट है लो टैक्स डिडक्शन के अंदर। समझ में आ गया, क्योंकि ये अरेंजमेंट ही इसलिए क्या है जिससे कि अवॉइड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स हो सके। समझ में आ गया, हाँ, क्योंकि इस केस के अंदर क्या है तो खुद सोच है ना, वो कुछ और काम तो करती है नहीं, बस इसी पर्पज़ से इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इस केस के अंदर गार लग जाएगा। अब ये बताना टैक्स इवेजन टैक्स प्लानिंग है भाई। एक एफडी कराई थी 50 लाख रुपए की, उसने क्या करा, अपने सन को क्या कर दिया, जो कि अटेन हो गई, जिसकी एज 18 ईयर्स पे, जो कि उसके सन की, उसने क्या करा, ट्रांसफ़र कर दिया 50 लाख, जिससे कि उस पर कम पे करना पड़े टैक्स। तो ये क्या है, टैक्स प्लानिंग है। समझ में आ गया, ये क्या है, टैक्स प्लानिंग है। ये टैक्स प्लानिंग हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये जो ट्रांसफ़र है इरिवोकेबल है, मतलब जो मतलब ये जो ट्रांसफ़र है इससे कुछ बेनिफिट वगैरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ना मिलेगा, ठीक है। अगर मान के चल लें इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डी इज रिवोकेबल होती है, तो इस केस के अंदर तो भाई साहब कुछ सोच, तो फिर इस केस के अंदर तो जो भी इंटरेस्ट इनकम जो एफडी पे कमाएगा वो तो इसी के हाथ में टैक्सेबल होती है। फिर तो इस केस के अंदर टैक्स प्लानिंग हम नहीं कंसिडर करते। समझ में आ गई, टैक्स प्लानिंग हमने इसलिए इसे माना है, हमने एज्यूम करा है कि भाई ये जो ट्रांसफ़र इसने करा है इरिवोकेबल है, ट्रांसफ़र जो करा है इसने इरिवोकेबल है, ठीक है। अगर रिवोकेबल हो जाएगा तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, वो टैक्स प्लानिंग फिर नहीं मानी जाएगी। और एक ऐसी एक एनुअल इनकम में किसी बंदे की 49.50 लाख तक पहुंच गई थी, फिर उसके अलग से कमीशन इनकम 6 लाख रुपए की, क्योंकि तो ऐसे ही उसने क्या करा, उसकी सरचार्ज ना पे करने की वजह से उसने क्या करा, ट्रांसफ़र कर दिया अपनी वाइफ को। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, टैक्स इवेजन हो जाएगा, क्योंकि सरचार्ज बचाने के लिए उसने क्या करा, ट्रांसफ़र कर दिया इनकम। तो इस केस के अंदर ये टैक्स इवेजन है। अब तेरा चैप्टर चल रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट, ठीक है। वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर क्या है कि पहला पॉइंट ये ध्यान रखो कि बिजनेस का जो अगर लॉस हुआ कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल डिजिटल एसेट, पहले बता दिया, ठीक है। और अगर इनकम होती तेरी वर्चुअल डिजिटल एसेट में तो वो कैपिटल गेन की इनकम होगी, क्या होगी, कैपिटल गेन की इनकम मानी जाती है, ध्यान रखिए। जब कैपिटल गेन निकाल रहा होगा तो तुझे पता है कुछ खर्चा वगैरह अलाउ नहीं होता वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड, बस ओनली कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस अलाउ होती है। क्या होती है, ओनली कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस अलाउ होती है, बाकी जो कमीशन वगैरह कुछ अलाउ मत करिए। समझ में आ गया, बस खर्चा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वर्चुअल डिजिटल की बस वही अलाउ होती है। तो सेल प्राइस में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही माइनस करना है ओनली, बस। अब तेरा चैप्टर चल रहा है एग्जाम्ड इनकम। चैप्टर कौन सा चल रहा है, एग्जाम्ड इनकम। अब हमें ये बताना है कि भाई ये जो इसे रिसीप्ट हुई है ये टैक्सेबल है या नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि मैं मिस्टर गायटोंडो है बोर्न एंड ब्रॉट अप इन स्टेट ऑफ सिक्किम हैड हर नेट प्रॉफिट ऑफ 2,25,000 रुपये फ्रॉम द बिजनेस लोकेटेड इन द सिक्किम एंड इंटरेस्ट 55,000 रुपये ऑन द सिक्योरिटी बॉन्ड इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ द राजस्थान। तो इस केस के अंदर भाई देख सेक्शन 10 सब क्लोज 26 एग्जाम करता है इनकम विच एक्रू अराइजेज टू सिक्किज्म Sikkim individual from any source in the state of Sikkim and income by way of dividend or interest on security. Therefore, the income of this person came from a business located in the Sikkim and interest income on the security bond for government of the Rajasthan shall not be subject to tax. If the income of 75 rupees derived by the Anand nursery from the sale of the seedling ground without carrying out all the basic operation on a land, it is also an exempt income, exempt from tax. समझ में आ गए, चलो नेक्स्ट।